हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 160 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना चौथा नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, 160 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 200 अंक का ये पेपर है वो रहने वाला है, यानी कि एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का रहेगा। 3 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों भाग वाइज अपन ये पेपर है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला भाग है राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास के 24 प्रश्न पढ़ेंगे 30 अंक के। दोस्तों, भाग 1 में अपन 24 प्रश्न पढ़ेंगे 30 अंक के राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ छत्रियां है तो दूसरी तरफ है स्थान है। अब यहाँ पर देखिए, सारबाग की छत्रियां कहां पर है? दोस्तों, सारबाग की छत्रियां है वो कहां पर है? यहाँ पर उदयपुर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। कहां पर है दोस्तों? ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। दोस्तों, हाड़ा शासकों की छत्रियां है कोटा के अंदर, सारबाग की छत्रियों में। ठीक है, तो ये उदयपुर है वो गलत दे रखा है। बड़ा बाग की छत्रियां है वो जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। और 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? पर्युषण पर्व का संबंध है वो किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का पर्व है दोस्तों ये पर्युषण पर्व। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये पर्युषण है, इसका अर्थ होता है निकट बसना। क्या अर्थ होता है? निकट बसना, ये भी याद रखना। डी नंबर ऑप्शन सही। 3 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है दोस्तों लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा लच्छीराम। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, बम रसिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बम रसिया दोस्तों, ये बम रसिया है ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवात क्षेत्र। यहाँ पर देखिए डी नंबर में मेवात दे रखा है और मेवात क्षेत्र किसको बोलते हैं? अलवर भरतपुर के क्षेत्र को। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी से क्या तात्पर्य है? ओलंदी किसको कहते हैं? तो दोस्तों, ओलंदी बोलते हैं नववधु के साथ पीहर पक्ष से उसके साथ ससुराल कोई स्त्री या लड़की साथ जाती है उसे ओलंदी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी कहते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मोहम्मद अली कोठी वाले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोहम्मद अली कोठी वाले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर घराना। जयपुर घराने से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर घराना है ये ख्याल गायकी शैली का घराना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, संत हरिराम दास जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों ये संत हरिराम दास जी। ठीक है, सिंहथल शाखा के जो सिंहथल शाखा है कहाँ पर है? बीकानेर में। इस शाखा के प्रवर्तक थे दोस्तों हरिराम दास जी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो है दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में, उसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने। और एक है दोस्तों यहाँ पर रेण शाखा जो कहाँ पर है? मेड़ता नागौर में। इसके प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। और एक है दोस्तों खेड़ापा शाखा जो जोधपुर में है, इसके प्रवर्तक थे संत रामदास जी।
तो यहाँ पर इसमें हरिराम दास जी का पूछा है तो सिंहतल शाखा बीकानेर आएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? दोस्तों सागरमल गोपा है, ये इसका संबंध दोस्तों कहां से है? तो ये जैसलमेर से है। जैसलमेर से इनका संबंध है। और आप सभी को पता होगा कि इनकी दोस्तों 3 पुस्तकें हैं, वो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। एक आजादी के दीवाने, दूसरी रघुनाथ सिंगरा मुकदमा और तीसरी जैसलमेर का गुंडा राज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये बैराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बैराट से। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों सही तिथि के अनुसार अपने को व्यवस्थित करना है। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 1527 को, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बटनेर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। गिरि सुमेल का युद्ध जो दोस्तों जनवरी 1544 में यह गिरि सुमेल का युद्ध है वो हुआ था। और बयाना का युद्ध है वो दोस्तों 1527 में ही हुआ था, लेकिन तारीख है वो दोस्तों 16 फरवरी, याद रखना 16 फरवरी को दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके ठीक एक महीने बाद यानी कि 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। अब इसको अपन क्रम में जमाए तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आएगा बटनेर का युद्ध, फिर आएगा दोस्तों इसमें बयाना का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध और फिर गिरि सुमेल का युद्ध। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? बताइए अग्निकुंड सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है कवि चंद्रबरदाई ने। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इनके अनुसार दोस्तों ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, उसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, 2 च, याद रखना दोस्तों 2 च और 2 प, याद रखना। एक तो हो जाएगा दोस्तों इसमें च से चौहान है, और च से हो जाएगा चालुक्य, पैसे हो जाएगा दोस्तों परमार है, और इस पैसे मतलब हो जाएगा प्रतिहार। ये 4 जातियां उत्पन्न हुई थी उस अग्निकुंड से, ऐसा किसने माना है? तो दोस्तों ऐसा चंद्रबरदाई ने माना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक रावल जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? कौन से युद्ध में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है भूताला के युद्ध में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये युद्ध है दोस्तों 1227 में लड़ा गया था। 1227 ईस्वी में यह युद्ध है वो लड़ा गया था। जेत्र सिंह ने सुल्तान इल्तुतमिश को दोस्तों पराजित किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया? किस कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी नई राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोकिलदेव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1207 ईस्वी में दुले राय के पुत्र कोकिलदेव ने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी है वो बनाया था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था? निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागभट्ट प्रथम। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संदर्भ में कहा था कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? बताइए अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में यह कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहा है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
मौर्य काल में वर्णित भाग एवं बलि थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मौर्य काल में भाग एवं बलि है वो राजस्व के स्रोत थे। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग के युद्ध का वर्णन दोस्तों 13वें शिलालेख में मिलता है, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, गुप्त काल में किस शासक के सिक्के पर वीणा का अलंकरण देखकर उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मोरक्को देश का यात्री इब्न तूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी को समाप्त किया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी यानी कि चालीसा दल को समाप्त किया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बलबन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बताइए, अभिनव भारत का गठन है वो किसने किया था? तो ये वीटी सावरकर ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो दोस्तों किसको चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को चुना गया था दोस्तों। इसका सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, अब अपन ने भाग 1 के अंदर अपन ने दोस्तों 24 प्रश्न है वो पढ़े हैं, 30 अंक का पाठ है वो अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास, इसके अंदर दोस्तों मध्यकालीन पृष्ठभूमि से संबंधित भी प्रश्न थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित 24 प्रश्न पढ़ेंगे 30 अंक के। 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के। दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बताइए कौन से जिले में स्थित है ये? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों भरतपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला है। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है जैसलमेर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। कितनी है महिलाओं की संख्या? तो दोस्तों 3.08 लाख। ठीक है, ये भी याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? राज्य का सर्वोच्च बिंदु दोस्तों कौन सा है इनमें? गुरु शिखर की चोटी है जो 1722 मीटर ऊंची है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों चंबल। ठीक है, चंबल ही सीमा बनाती है दोस्तों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, या तो माई बनाती है या चंबल बनाती है, लेकिन माई ऑप्शन में दे नहीं रखा, चंबल दे रखा है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, कृषि से संबंधित शब्द लावणी से अभिप्राय क्या है? बताइए लावणी किसको बोलते हैं? तो दोस्तों फसल के पक जाने के बाद की जाने वाली कटाई को लावणी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा फसल कटाई से संबंधित है ये, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? दशकीय वृद्धि दर तो दोस्तों बाड़मेर की सर्वाधिक रही 32.5%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32.5%। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, टीटीकाका झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए कौन सी महाद्वीप में है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका के बोलिविया में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची झील है ये टीटीकाका झील। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स घास के मैदान दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ये, बी नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके पुराने जलोढ़, खादर एवं
नए जलोढ़ को बांगर कहते हैं या बांगर कहलाते हैं। तो दोस्तों पुराने जलोढ़ है वो बांगर कहलाते हैं और नए जलोढ़ है वो दोस्तों खादर कहलाते हैं। ये उल्टा दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे होगा ये। तो यहाँ पर ये पहला कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर केवल और केवल दूसरा सही है, पहला इसमें गलत है। क्या पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पहला सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, विश्व के लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? विश्व के लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही अवरोही क्रम हो जाएगा इसमें दोस्तों, देखिए लौह अयस्क में शीर्ष स्थान है वो है चीन का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत और रूस का, ठीक है, ये क्रम है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, शैंपेन क्षेत्र फ्रांस प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शराब उद्योग हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ झीलें हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है, बताइए नक्की झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये देखिए कौन सा सही सुमेलित है, एक ही सही सुमेलित है। नक्की झील दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में, लोनार झील है ये दोस्तों महाराष्ट्र में, यहाँ पर गुजरात दे रखा है। कोलेरू झील दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। और पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ये यहाँ पर केरल दे रखा है, गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है? बताइए किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो दोस्तों नर्मदा और सोन, इन दोनों नदियों का उद्गम दोस्तों अमरकंटक पर्वत मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, लेकिन दोनों दोस्तों विपरीत दिशा में बहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है तो वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वह भाग जो अनुसंधान व शोध हेतु आरक्षित रहता है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बफर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? बफर क्षेत्र है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये बफर क्षेत्र है ये अनुसंधान और शोध कार्यों के लिए आरक्षित रहता है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ दर्रा है तो दूसरी तरफ राज्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिपुलेख दर्रा है, वो कहां पर है? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही बात है। नाथुला दर्रा दोस्तों कहां पर है? तो ये सिक्किम में है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। बोमडिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर, गलत हो जाएगा दोस्तों। ये बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है ये, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने का कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अरावली राजस्थान में वर्षा के वितरण को प्रभावित नहीं करती, करती है दोस्तों, वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है। आगे देखिए, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। राजस्थान में काफी सारी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारी नदियों का नहीं, अनेक नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए और सी कथन है वो क्या है इसमें सत्य है। ए और सी कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति दोस्तों कहां से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर से।
43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? बताइए कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुचामन, कावद और सांबर। ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झील है। कोलायत मीठे पानी की झील है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है? बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुकड़ी। ठीक है दोस्तों, सुकड़ी है ये लूणी नदी की सहायक नदी है और ये अपना जल है ये दोस्तों अरब सागर का अपवा तंत्र का भाग है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, माई बजाज सागर बांध डूंगरपुर, तो दोस्तों इसमें पहला ही गलत हो जाएगा। ये माई बजाज सागर बांध है वो दोस्तों कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में है ये। और हेमावास बांध पाली के अंदर है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। बालसमंद झील जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला कहा जाता है? जंगल की ज्वाला दोस्तों, जंगल की ज्वाला किसको कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पलाश को। अभी तक आपने दोस्तों पढ़ा होगा पलाश ज्यादातर जगह, ठीक है, लेकिन पलाश का ही दूसरा नाम है ढाक। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। लाल और पीले रंग की फूलों के कारण दोस्तों इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संरक्षित क्षेत्र है तो दूसरी तरफ जिला या स्थान दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों उम्मेदगंज। दोस्तों उम्मेदगंज है वो कहां पर है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है ये दोस्तों उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। और बांसियाल संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में है, बिल्कुल सही है। जमाई बांध संरक्षित क्षेत्र पाली में है, बिल्कुल सही है। और रोटू संरक्षित क्षेत्र नागौर में है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती है ये। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मक्के की फसल के लिए ये दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी रहती है। अभी तक दोस्तों अपन ने 60 अंक के 48 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 नंबर का प्रश्न है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन के तहत नगरीय स्थानीय निकाय में कौन सा निकाय शामिल नहीं है? बताइए कौन सा निकाय इसमें शामिल नहीं है, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, लेकिन ग्राम पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये कब पारित किया गया था? तो ये 1956 में पारित किया गया था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोधपुर में स्थापित है? बताइए कौन सा पार्क जोधपुर में स्थापित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मसाला पार्क है। मसाला पार्क है दोस्तों ये मथानिया जोधपुर में स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया था? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे
2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों की वृद्धि दर क्या रही? अनुसूचित जनजातियों की वृद्धि दर है वो कितनी रही? तो वो रही दोस्तों 30.2% रही। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 30.2%। 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो राजस्थान में औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों रिको के द्वारा। रिको एजेंसी है इसके द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? बताइए दोस्तों, भारत सरकार ने दोस्तों सहरिया जनजाति है इसको आदिम जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सहरिया जनजाति। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, और थेवा कला में क्या होता है कि सोने की मीनाकारी की जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा थेवा कला, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 58 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी हेतु राजस्थान सरकार किस प्रकार की सहायता देती है? तो बताइए राजस्थान सरकार किस प्रकार की सहायता देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टॉल रेंट और यात्रा खर्च का आंशिक वहन है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जीरो पॉइंट कहाँ है? तो बताइए जीरो पॉइंट कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर ये है दोस्तों जीरो पॉइंट। ठीक है, 1 जनवरी 1987 को नहर ने मोहनगढ़ जैसलमेर को स्पर्श किया था, तो दोस्तों उसे जीरो पॉइंट है वो कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कब स्थापित हुआ? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थापित हुआ जिसको अपन आफरी बोल सकते हैं? 1987 में दोस्तों जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ब्राह्मणी व्यास परियोजना, सॉरी ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना है वो तैयार की गई है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 62 नंबर का प्रश्न है, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो दोस्तों कहाँ चल रहा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर में। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किया है दोस्तों कोटा के रणपुर में। कोटा के रणपुर में सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मक्का की किस्म है माही कंचन और माही धवन, बिल्कुल सही बात है। चावल की किस्म है दोस्तों कावेरी, चंबल और परमल, ये चावल की किस्म है। गेहूं की दोस्तों किस्म है मैक्सिकन और कोहिनूर, ये गेहूं की किस्म है। मूंगफली की दोस्तों यहाँ पे चंद्र और कुफरी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं जो मूंगफली की जो किस्में होती है वो दोस्तों नंबर में होती है अधिकतर, जैसे कि RS1 1 के 12, RG 141, M13, JL 24, ये ऐसे होती है दोस्तों नंबर में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये संयोजन सही नहीं है। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानिए। राजस्थान के एक कृषि जलवायु प्रदेश के संबंध में निम्न तथ्यों को पढ़कर कृषि जलवायु प्रदेश को पहचानना है। तो दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश को अपने को क्या करना है? पहचानना है। अपने को दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो क्या है? सत्य है। कौन सा कथन है वो दोस्तों सत्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर तक है। ठीक है,
दूसरा देखिए, इस प्रदेश में लाल रेतीली तथा सिरोज्म मृदा पाई जाती है। तीसरा देखिए, गेहूं, सरसों एवं तिल इस प्रदेश की प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो दोस्तों बताइए, ये कौन से कृषि जलवायु प्रदेश से संबंधित है? तो बताइए कौन से कृषि जलवायु खंड की बात हो रही है? तो यहाँ पर ये बात हो रही है सेकंड बी, कृषि जलवायु खंड सेकंड बी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र को दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, भीलवाड़ा को राजस्थान के किस रूप में जाना जाता है? तो मैनचेस्टर के रूप में, वस्त्र नगरी भी कहते हैं इसको। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 67 नंबर प्रश्न है, बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? दोस्तों बिशलपुर बांध है वो बनास नदी पर टोंक जिले में है और इसका निर्माण कार्य दोस्तों 1999 में पूर्ण हुआ था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राहत कोष की स्थापना कब हुई? राजस्थान राहत कोष की स्थापना दोस्तों 20 जनवरी 2006 को हुई थी। 20 जनवरी 2006 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 जनवरी 2006 को। 69 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की चोखा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, राजस्थान की चोखा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको नाडा के नाम से जाना जाता है, नाडा के नाम से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को कहा जाता है? बताइए, जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है झालरा। क्या कहते हैं? झालरा कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये पालर पानी शब्द है वो दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों अब अपन देखिए भाग 3 के माध्यम से, अभी तक अपन ने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में दोस्तों 24 प्रश्न है वो पढ़े। 24 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है, कितने हो गए? 72 प्रश्न है। और 72 प्रश्न है वो कितने अंक के हो गए दोस्तों? 90 अंक के। ये पार्ट अपन ने अभी 90 अंक का है वो पढ़ लिया है। ठीक है, 200 में से 90 अंक पढ़ लिए। दोस्तों आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मॉडल पेपर का आपको टेस्ट देना है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी भी समय है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मॉडल पेपर का टेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों आपको शेयर भी करना है और सुनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है आपको। अब देखिए भाग 4 के अंदर अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 10 अंक के। ठीक है, 10 अंक के अब अपन 8 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों, एक भी प्रश्न है वो इधर उधर नहीं है। ठीक है, बस शर्त यही है कि आपको ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। यहां पर देखिए दोस्तों 73 नंबर का प्रश्न है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। तो दोस्तों ये क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 74 नंबर का प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में दोस्तों पाई जाती है वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है। अधातु का नाम पूछा है दोस्तों। ठीक है, और मरकरी है वो दोस्तों धातु है, ये भी याद रखना है। अधातु है वो ब्रोमीन है और धातु का अगर पूछा होता तो मरकरी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। 75 नंबर का प्रश्न है, हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ए नंबर ऑप्शन सही। 76 नंबर का प्रश्न है, कौन से जीवाणुओं में सुजाक रोग होता है? बताइए सुजाक रोग किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निस्सेरिया गोनेरियाई। निस्सेरिया गोनेरियाई, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सुजाक रोग है, ये निस्सेरिया गोनेरियाई जीवाणु
के कारण ये होता है, ठीक है, और ये एक यौन संचारित रोग है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है। काली खांसी रोग है वो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोर्डीटेला पर्टुसिस। बोर्डीटेला पर्टुसिस के जीवाणु के कारण दोस्तों मानव में काली खांसी रोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, थ्री पेरेंट तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बताइए, थ्री पेरेंट तकनीक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि यह माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के रोकथाम की तकनीक है। यह दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियल बीमारियों के रोकथाम की तकनीक है ये थ्री पेरेंट तकनीक। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपग्रह की भू समकालीन कक्षा, निम्नलिखित में से उपग्रह की भू समकालीन कक्षा के संदर्भ में असत्य कथन है। बताइए, निम्नलिखित में से उपग्रह की भू समकालीन कक्षा के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। बताइए, असत्य कथन अपने को बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है वो दोस्तों, आप इसको कह सकते हैं। यहां पर देखिए इसमें उपग्रह को दोस्तों, इसमें उपग्रह को विषुवत रेखा के सामने लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस कक्षा में स्थापित उपग्रह सदैव स्थिर प्रतीत होता है। बिल्कुल सही बात है। इस कक्षा का उपयोग दूर संचार सेवाओं के लिए किया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। दूर संचार में इस कक्षा की भूमिका की खोज वैज्ञानिक पोल बर्ग ने की, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसकी खोज है वो आर्थर क्लार्क ने की थी, आर्थर क्लार्क ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है वो गलत है। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में सत्य कथन है। वायरलेस नेटवर्क के संदर्भ में दोस्तों सत्य कथन कौन सा है वो अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए, इस तंत्र में भौतिक तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सूचनाओं को संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें सूचनाओं को सीधे वायुमंडल में इसमें सूचनाओं को सीधे वायुमंडल या निर्वात में संप्रेषित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 10 अंक के। ठीक है, देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स नीलामी में सर्वाधिक ब्लॉक्स के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों 86 ब्लॉकों की नीलामी के साथ दोस्तों राजस्थान है वो मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स नीलामी में सबसे आगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही, राजस्थान। आगे देखिए 82 नंबर का प्रश्न है, 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो दोस्तों बताइए कौन से स्थान पर किया गया। तो ये किया गया दोस्तों जयपुर में। ठीक है, होटल इंटरकॉन्टिनेंटल टोंक रोड जयपुर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया। हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया पन्नादाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। बताइए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो है राज सखी पोर्टल की शुरुआत है वो की गई है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस स्थान पर मोमासर उत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किस स्थान पर मोमासर उत्सव का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया बीकानेर के मोमासर कस्बे में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। 86 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किस देश के साथ किया गया।
तो दोस्तों किस देश के साथ में किया गया? तो ये भारत इंडोनेशिया का ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, ये गरुड़ शक्ति 24। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेज के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वज्र प्रहार। 88 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की? हाल ही में किस देश ने अपने पहले मार्स मून एनालॉग मिशन की शुरुआत की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए। तो ये भारत ने की थी दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत ने। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 10 अंक के, ठीक है। यहाँ पर देखिए 89 नंबर प्रश्न है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, बताइए दोस्तों एलईडी का फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, एलईडी तो लाइट एमिटिंग डायोड। तो दोस्तों यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें देखिए 89 तो हो ही गया। अब देखिए यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं तो, जब आप कंप्यूटर को दोस्तों बूट करते हैं तो दोस्तों जब आप कंप्यूटर को बूट करते हो तो कंप्यूटर को चलाने वाले सिस्टम को डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 91 नंबर प्रश्न है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बताइए इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें एमएस डॉस। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा एमएस डॉस। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो किया जाता है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही। 93 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होती है? तो दोस्तों ये बुक 1 के नाम से सेव होती है दोस्तों, यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कुंजी का प्रयोग स्लाइड शो समाप्त करने के लिए किया जाता है? स्लाइड शो समाप्त करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कीबोर्ड में, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंच कार्ड का सर्वाधिक उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? दोस्तों पंच कार्ड का प्रयोग है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्रयोग हुआ दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरी पीढ़ी में। 96 नंबर का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ। दोस्तों भारत में कहां पर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ? तो दोस्तों कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पूना में। कहां पर हुआ था? पूना में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और उसका नाम था परम 8000, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए ये अभी अपन ने 24 दूनी 48, 24 ती 72 और 24 चौके 96, ठीक है। 8 प्रश्न है वो अपन ने पढ़े 10 अंक के, ठीक है। 30 अंक हो गए, तो 90 और 30 120 अंक हो गए। प्रश्न हो गए अपने 96, ठीक है। 120 अंक के अपन ने अभी पढ़ लिए हैं। अब अपन 24 प्रश्न और पढ़ रहे हैं, तो अपने प्रश्न हो जाएंगे कितने? 120, और अंक कितने हो जाएंगे? 150, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी व्याकरण से संबंधित भाग 7 में अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के, 30 अंक के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 97 नंबर प्रश्न है, गंगोदक में कौन सी संधि है? बताइए गंगोदक में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्लस उदक। दोस्तों क्या हो जाएगा? गंगोदक, गंगा प्लस उदक, गंगोदक गुण संधि का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें
अथ का उपसर्ग नहीं है, अथ का उपसर्ग किसमें नहीं है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, सॉरी, ये अध है, अथ मत कर देना, देखिए अध, अध कर लेना इसको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें अध का उपसर्ग नहीं है? तो देखिए देखिए यहाँ पे अधपका, अध प्लस पका, ठीक है, अध जला, अध प्लस जला, अधमरा, अध प्लस मरा, इन तीनों के अंदर दोस्तों अध उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे अध्यापक में दोस्तों इसका अगर अपन विग्रह करते हैं तो दोस्तों अधि प्लस आ प्लस पक, ठीक है। तो यहाँ पे अधि और आ उपसर्ग लगा हुआ है, अध उपसर्ग नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में अंग्रेजी शब्द है और सूची सेकंड में दोस्तों हिंदी प्रयोग है। यहाँ पर देखिए दोस्तों असाइनमेंट, असाइनमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये होता है नियत कार्य, क्या होता है? नियत कार्य, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बोनाफाइड, बोनाफाइड किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ये बोलते हैं वास्तविक को, ठीक है। और दोस्तों अटेंशन, सॉरी, अटेस्ट, क्या है ये? अटेस्टेस्ट, अटेस्ट, ATION, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका अर्थ होता है अनुप्रमाणन, क्या होता है? अनुप्रमाणन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है उच्चतम सीमा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी, ये सभी क्या है? ये निविदा सूचना के उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए सुधेंदु, सुधेंदु दोस्तों सुधा प्लस इंदु, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों के अंदर व्यंजन संधि है। 102 नंबर का प्रश्न है, सुव्यवस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुव्यवस्थित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों सु प्लस वी प्लस अव प्लस स्थित, दोस्तों सु प्लस वी प्लस अव प्लस स्थित, ठीक है। तो सुव्यवस्थित, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें 3 उपसर्ग लगे हैं, सु, वी और अव, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है, बताइए माता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अम्ब, अम्बा, जन्नी, ये तीनों माता के पर्यायवाची है। अंबु है वो नहीं है, अंबु है ये जल का पर्यायवाची है। ए नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से छाया शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए छाया का यानी कि छाया का विलोम क्या होता है? धूप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुनरावलोकन, मृत्युप्रांत और उपरोक्त, ये दोस्तों तीनों ही शब्द है वो अशुद्ध है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पुनरा, रा दे रखा है ना, ये गलत हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ र आएगा, रा नहीं आएगा, ठीक है। और मृत्यु प्रांत, दोस्तों यहाँ पर देखिए मृत्यु, ये मात्रा है य के नीचे, ये मात्रा यूं आएगी दोस्तों, ठीक है। और उपरोक्त, तो आप सभी को तो पता होगा दोस्तों, उपरोक्त, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, ठीक है। अगर मैं लिख के बताऊं तो दोस्तों उपयुक्त, ऐसे ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का दोस्तों अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए वहां कौन कौन से लोग आए थे, वहां कौन कौन से लोग आए थे, तो इसमें दोस्तों कारक संबंधी अशुद्धि है। वहां कौन कौन लोग आए थे, ठीक है, वहां कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन से नहीं, कौन कौन लोग आए थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही अशुद्ध वाक्य है।
107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा को बोलते हैं दोस्तों जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिज्ञासा। 108 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का भावार्थ है। सिर पर भूत सवार होना यानी कि किसी की बात यानी कि किसी बात की जिद पकड़ लेना, किसी बात की जिद पकड़ लेना या धुन सवार होना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, आर्यावत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। आर्यावत शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आर्य प्लस आवर्त। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से छानी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? छानी शब्द किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधि का। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विधि का। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बैर शब्द का विलोम शब्द होगा। बैर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रीति। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीति। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नति। उन्नति जो शब्द है वो दोस्तों इसमें अशुद्ध है। इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों, ती के ऊपर छोटी मात्रा लगेगी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों अशुद्ध वाक्य का अपने को क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, बाकी दोस्तों तीनों सही है, 1 2 3। यहाँ पर देखिए, हमारी प्रदेश की जनता शांत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे हमारे आएगा हमारी की जगह। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विदेश में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्रवासी, उसको प्रवासी बोलते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, असंख्य लोगों ने सेना की बहादुरी के किस्से सुने, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पे सेना है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब बताइए सेना में कौन सी संज्ञा है सेना शब्द में? तो दोस्तों सेना है ये समुदायवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्य में विशेष है। तो दोस्तों हिमांशी की आंखें नीली है, वाक्य में विशेष है। तो इसमें कौन सा विशेष है? तो इसमें आंखें आंखें है वो क्या है? विशेष है। ठीक है, वो नीली विशेषण है। आगे देखिए, 117 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखिए, प्रभुत, अमित, विपुल। प्रभुत, अमित, विपुल, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये बहुत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बहुत के। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से शूद्र शब्द का उचित विलोम होगा। शूद्र शब्द का विलोम है वो क्या हो जाएगा? विराट या विशाल। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 119 नंबर का प्रश्न है, स्वावधान स्वावधान शब्द का सही संधि विच्छेद है। स्वावधान शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सव प्लस अवधान। सव प्लस अवधान, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है इसमें। 120 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सहस छात्र शब्द का समास है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यानी कि सहस्त्र यानी कि हजार है, अक्षी यानी कि आंखें जिसके, यानी कि भगवान इंद्र, भवीर समास का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 8 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 16 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 20 अंक के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेंस। दोस्तों अपने को टेंस बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेंस। तो दोस्तों यहां पे अपने को आप देख सकते हैं इसके अंदर, बाय द टाइम वी रिच, बाय द टाइम वी रिच द मूवी, इसके आगे खालिस्तान कर लेना। ठीक है, बाय द टाइम वी रिच द मूवी, आगे क्या आएगा? टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आएगा विल हैव स्टार्टेड। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। यहाँ पर देखिए शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस शी वाज ग्रेजुएट। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए वाज ग्रेजुएट दे रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वाज इसमें गलत आएगा।
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, तो दोस्तों वाज इसमें एरर है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट ही आएगा, ग्रेजुएटेड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, पास्ट टेंस में वर्किंग हेयर सिंस सी वाज ग्रेजुएट, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें वाज वाज है वो दोस्तों इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें वाज नहीं आएगा दोस्तों। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम, दोस्तों पेसिव बनाना है। दे आर पेंटिंग द हाउस, दे आर पेंटिंग द हाउस, तो इसका पेसिव है वो क्या बनेगा दोस्तों, इसका पेसिव बनेगा द हाउस इज बीइंग पेंटेड। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 124 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द एरर इन पेसिव वॉइस। बताइए, द बुक वाज रीड बाय मी यस्टरडे, बताइए कौन से पार्ट में एरर है, तो दोस्तों इसमें एरर हो जाएगा, देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर आएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए, जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, जॉन सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, जॉन सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये आएगा दोस्तों इसमें। यहाँ पर है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 126 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच, फाइंड द एरर इन इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सेंटेंस देखिए, सी टोल्ड दैट सी वाज टायर्ड, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एरर कौन से पार्ट में है एरर, तो इसमें दोस्तों टोल्ड, टोल्ड में दोस्तों क्या है, एरर आएगा इसमें। ठीक है, टोल्ड में क्या है, एरर है, टोल्ड की जगह सेड आएगा इसमें, ये नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी, दोस्तों चेंज टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी दोस्तों चिन्ह होते हैं। ठीक है, देखिए इट इज ब्यूटीफुल गार्डन, इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों व्हाट ए ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 128 नंबर का प्रश्न है, फाइंड द एरर इन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ही सिंग्स वेल, इसका नेगेटिव होगा दोस्तों, ही डज नॉट सिंग्स वेल, तो बताइए ही डज नॉट सिंग्स वेल में कौन से पार्ट में एरर है, तो दोस्तों इसमें एरर में हो जाएगा सिंग्स। ठीक है, इसमें सिंग्स की जगह सिंग ही आएगा, एस नहीं आएगा दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए, ही हैज 2 कैट्स एंड ए डॉग, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एरर, ही हैज ए एप्पल इन हिज हैंड, तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, बताइए एरर आएगा क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे एक की जगह एन एप्पल आएगा, एन एप्पल आएगा, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 131 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, यहाँ पर देखिए, आई स्लिप साउंडली व्हेन ए लाउड क्राई इन द स्ट्रीट वेक मी अप, तो दोस्तों यहाँ पे स्लिप की जगह क्या आएगा और वेक की जगह क्या आएगा, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें स्लिप की जगह तो आएगा दोस्तों वाज स्लीपिंग, क्या आ जाएगा, वाज स्लीपिंग, और दोस्तों इसमें वेक की जगह आ जाएगा वोक, यानी कि अपना जो बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज स्लीपिंग और वोक आएगा दोस्तों इसमें। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट टेंस, दोस्तों टेंस का प्रयोग करना है, खालिस्तान भरना है। द न्यूज़पेपर्स इट्स गोइंग टू बी कोल्ड टुडे, तो बताइए क्या आएगा, तो इसके अंदर आएगा दोस्तों से आएगा, इसमें क्या आएगा, से, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, से आएगा। आगे देखिए, चूज द वर्ब दैट एग्रीज विथ द सब्जेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, 3 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेफ्ट फॉर मी टू डू, लेफ्ट फॉर मी टू डू, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर खालिस्तान में आएगा दोस्तों इज लेफ्ट। क्या जाएगा? इज लेफ्ट आएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न है। देखिए, दो जगह खालिस्तान भरना है, दो जगह अपने को खालिस्तान है वो भरने हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें रिच शुड हेल्प्स पुअर, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा, बताइए क्या आएगा? तो इसमें आएगा द रिच शुड हेल्प्स द पुअर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए आई लाइक गर्ल इन ब्लू साड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो आई लाइक गर्ल इन ब्लू साड़ी, तो यहाँ पर द गर्ल इन ब्लू साड़ी आएगा, द आएगा इसमें। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही। 136 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू, मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू, तो क्या आएगा मिस्टर शर्मा के आगे? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों ए मिस्टर शर्मा कम टू मीट यू। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर, भाग 9 के अंदर दोस्तों गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों अपन ने 136 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब अपन दोस्तों अंतिम 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 160 हो जाएंगे और अंक भी अपने कितने हो जाएंगे? 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 137 नंबर का प्रश्न है, निम्न श्रेणी को हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। बताइए निम्न श्रेणी का दोस्तों हरात्मक माध्य है वो दोस्तों अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य ज्ञात करेंगे तो दोस्तों कैसे करेंगे बताइए? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए हरात्मक माध्य ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 3 4 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 3/1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/7 करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। अब 3 का भाग 84 में कितनी बार गया? 28 बार गया, ठीक है। और दोस्तों 4 का कितनी बार गया? 21 बार गया। और 7 का कितनी बार गया? तो 12 बार गया, ठीक है। तो इनको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर ही ऊपर सबसे पहले 3 आ जाएगा, यानी कि 3/28 प्लस 21 प्लस 12/84। तो दोस्तों ये 84 है वो ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 3 इंटू 84 बटे दोस्तों इनका टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 61। तो दोस्तों यहाँ पर 3 इंटू 84 कितने होते हैं? 252। तो यहाँ पे 252 बटे 61, तो भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 4.13। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 138 नंबर प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज पर 5 साल का मिश्रधन 2500 तथा 3 साल का मिश्रधन 2000 है तो ब्याज दर तथा मूलधन क्या होगा? तो ब्याज दर तथा मूलधन क्या होगा? दोस्तों डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे जो ब्याज दर है वो 20% होगी और मूलधन होगा 1250। आप निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 2003 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिए गए। पहले वर्ष ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 25 थी। 3 वर्ष बाद कितना धन है वो चुकाया गया? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2000 इंटू 110 इंटू 120 इंटू 125 बटे 100 बटे 100 बटे 100, बस काट लीजिए इसको, 3300 रुपए आ जाएगा अपना सही उत्तर। ए नंबर का ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित बारंबारता वितरण से पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे पौधों की संख्या है वो एफ है, ठीक है, और ऊंचाई सेमी में दे रखा है ये एक्स है, ठीक है। तो अब अपने को एफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो 61 इंटू 5 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 305। 64 इंटू 18 कर लीजिए, ये आ जाएगा दोस्तों 1152। ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एफ है वो 5, 18, 42, 27 और 8 है। तो सिग्मा एफ का टोटल कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 100, ठीक है। 100 टोटल हो गया है दोस्तों ये। और सिग्मा एफ एक्स का जो टोटल होगा, मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई करके, जैसे कि 67 को 42 से करेंगे, 70 को 27 से करेंगे, 73 को 8 से करेंगे और फिर इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6745, ठीक है। और इसमें 100 का भाग दे दीजिए, ये सिग्मा एफ है और ये सिग्मा ऊपर वाला सिग्मा एफ एक्स है। तो यहाँ पर इसमें 67.45 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही।
141 नंबर प्रश्न है, 6,000 रुपए की राशि पर एक छूट 30% और उसी राशि पर दो क्रमिक छूटों क्रम से 25% तथा 5% के बीच कितना अंतर है? तो बताइए कितना अंतर है? दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट। दोस्तों ये सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर सीधा सा अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 बटे 100। तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और 25 इंटू 5 कितना होता है? 125। 125 में 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 125। तो यहाँ पे दोस्तों 30 माइनस कितना आएगा? 30 माइनस 1.25। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 1.25 है वो माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो दोस्तों ये बचेगा 28.75। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए अंतर है वो कितने का आ रहा है? तो दोस्तों 1.25 का आ रहा है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे अभिष्ट अंतर राशि। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 6,000 इंटू 1.25 बटे 100। बस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 75। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों तीनों में सबसे बड़ी संख्या आप देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 1287 है, तो सबसे बड़ी संख्या। अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या अगर मैं ऑप्शन के अनुसार मानूं कि 13 मान लिया, ठीक है, 13 मान लिया, तो इससे पहले कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी 9। विषम संख्या ज्ञात करनी है ना, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो 9, 11, 13 ये हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1287 आ जाएगा। आगे देखिए 143 नंबर का प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 तथा -5 हो। 2 तथा -5 हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों इसमें x² प्लस 3x। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 और -5 हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों x² प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। षटभुज में विकर्णों की संख्या है वो कितनी होती है? तो दोस्तों 9। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली वक्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों कितनी होगी वक्र रेखाओं की संख्या? तो दोस्तों अनंत होगी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो बताओ उन कोणों में अंतर कितना है? तो उन कोणों में अंतर कितना हो जाएगा? तो दोस्तों उन कोणों में अंतर हो जाएगा 6 डिग्री का। ठीक है, 6 डिग्री का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज सी बराबर 50 डिग्री हो तो त्रिभुज बी का मान है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज बी का मान है वो क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए त्रिभुज सी 50 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिभुज सी बी त्रिभुज बी भी कितना होगा? 50 ही डिग्री होगा, बराबर ही होगा ये। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित त्रिभुज का केंद्र होता है। तो त्रिभुज का केंद्र होता है तो दोस्तों ये होता है परिकेंद्र। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, 9 भुजाओं वाले समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? तो दोस्तों प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? तो दोस्तों ये होगा 40 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 360 में आप 9 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 150 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए त्रिभुज एक्स का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एक्स का है वो मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए पी और बी, यहाँ पे दोस्तों देखिए 28 प्लस
16 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 44 डिग्री। ठीक है। और त्रिभुज एक्स है वो कितना हो जाएगा? तो एक्स है वो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 88। 44 इंटू 2 88, तो यहाँ पर 88 डिग्री। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 151 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 154 बराबर जीरो के मूल क्या है? तो दोस्तों जीरो के मूल है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जीरो के मूल हो जाएगा, यहाँ पे रख के देख लेना दोस्तों, 11 और माइनस 14, ये आएगा इसका राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन सही। 152 नंबर प्रश्न है, 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4 उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक माध्यिका तथा परिसर का माध्य है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल 13 है, यानी कि n बराबर कितना है? 13। तो n प्लस 1 बटे 2, तो 13 प्लस 1 बटे 2 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों सातवां पद। अब सातवां पद कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सातवां पद है वो दोस्तों इसमें देखिए 3 और 3 6 1 4, 6 1 7, सातवां पद दोस्तों इसमें 4 है। कितना है? 4 है सातवां पद। ठीक है। अब परिसर ज्ञात करना है, तो दोस्तों 14 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों? 13। ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक माध्यक और परिसर का माध्य, तो दोस्तों यहाँ पे 4 प्लस 13 बटे 3 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 21 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 डिब्बों में पानी और दूध में क्रमशः 3 मिश्रण 403 लीटर, 713 लीटर और 496 लीटर है। कौन सा डिब्बा सबसे बड़ा माप उन्हें पूरा पूरा माप लेगा? तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इनका HCF निकाल लीजिए दोस्तों। 93, 310 और 200, यहाँ पे देखिए 403, 713 और 496। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसमें 403 और 713 और 496। अभी इसमें अंतर कितने का हो गया? इसमें अंतर हो गया दोस्तों 310 का। और दोस्तों इसमें अंतर कितना हो गया इन दोनों में? इनमें हो गया दोस्तों 217 का अंतर। ठीक है। और 403 में और 496 में इसमें हो गया दोस्तों 93 का अंतर। तो यहाँ पे 310 है, 217 और 93, इसका दोस्तों अपने को HCF निकालना है, कितना आ जाएगा? 31। वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही, 31। आगे देखिए 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल की जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 65 इंटू 8 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे भी पता लग जाएगा आपको। और दोस्तों तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? तो दोस्तों औसत कितना होगा? तो दोस्तों ये आप निकाल सकते हैं, जैसे कि x माइनस 7, x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, ऐसे। तो इसमें राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं दोस्तों, 69 आएगा इसका। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही औसत आएगा। 155 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 44 रुपए में 24 पेन बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो वह 60 रुपए में 30 पेन बेचता है तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? बताइए, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा कुछ खास करने की इसमें दोस्तों जरूरत है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर 60 इंटू 24 इंटू 110 बटे दोस्तों 44 इंटू 30, बस इसको काट लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 20% लाभ आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 20% लाभ आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा? भाई क्या होगा? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें 350 होगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 157 नंबर प्रश्न, सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देता। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अगर आप करना चाहे तो बता देता हूं। साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो यहाँ पर 3125 इंटू 8 इंटू
5/100, बस काट लीजिए इसको। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 158 नंबर प्रश्न है, 12,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्ष का ब्याज दोस्तों 3,972 होगा। 3,972 दोस्तों, ये देखिए 1200 का 10% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1200। और दोस्तों साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये भी 1200 हो जाएगा और ये भी 1200 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है भाई, साधारण ब्याज जब 3600 हो रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज इसके आसपास ही होगा, तो दोस्तों 3 वर्ष में ही होगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, यदि a अनुपात b 4:5 है तो a प्लस बी बटे a माइनस बी है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 4+5 कितना हो जाएगा, 9, और 4-1, सॉरी 4-5 तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -9 ही हो जाएगा इसमें। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 160 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं। लाभ 880 रुपए होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी, तो दोस्तों सीधा सा है इनका, आप अनुपात निकाल लीजिए। देखिए 2000 में 2000, ठीक है, 2,500 और 1,000, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब बचे अपने पास में 20, 25 और 10, ठीक है, 5 का भाग जा रहा है, तो ये देखिए ये 2 बार गया, ये 5 बार गया और ये 4 बार गया। अनुपात निकला 4-5-2, कितना निकला दोस्तों, 4-5-2, 4 और 5 9, 9 और 2 11, कितना 11। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरे का पूछा है अंतिम का, तो यहाँ पे 2/11 इंटू 880 काट लीजिए, 11×8 = 88, यानी कि 80 बार कटा, 2 इंटू 80 कितने होते हैं, 160। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 160। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का चौथा नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्यारस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।